अगर हम में पत्थर से भी इश्क करने की जरूरत हो तो यकीन मानिए हम पत्थर के साथ भी एक भरी पूरी दुनिया बसा सकते हैं। और मैं जा रहा हूं ऐसी ही एक दुनिया को देखने, जिसे एचबी मेटलिकॉट म्यूजियम ऑफ जियोलॉजी कहा जाता है, जहां मेरी मुलाकात होनी है एक वैज्ञानिक और शिक्षक में छुपे एक ऐसे विद्यार्थी से जो 50 से ज्यादा वर्षों से पत्थरों को समझ रहा है और उसने ही एक दुनिया बसाई है पत्थरों के साथ। पत्थरों के बारे में सामान्य ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। बगैर पत्थरों के जीवन नहीं है। आप इससे क्या सीखते हैं? हमको यह पता चलता है कि पृथ्वी की संरचना कैसे हुई। मैं जब उसी पत्थर को दोबारा देखता हूँ तो मुझे उसमें कोई नई चीज दिखाई दे जाती है। एक प्रकार से यह जासूसी का काम है। जितना समुद्र में नीचे आप रमते जाएंगे, बैठते जाइएगा, तो फिर धीरे धीरे मोती मिलने शुरू हो जाते हैं। कि पत्थरों पर वक्त की हर निशानी मौजूद है, वक्त की हर दास्तां इन पत्थरों पर दर्ज है। अगर हम जिप्सम से इसको खुरचेंगे तो ये खुरच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टाल से जिप्सम को खुरचेंगे तो जिप्सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि किसी भी मिनरल की हार्डनेस कितनी है। पत्थर को भी अपनी पहचान बताने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। पत्थर को भी अपनी पहचान बताने के लिए दर्द से गुजरना पड़ता है। सर, ये एक महत्वपूर्ण विंडो है जिसमें कि पत्थर की हार्डनेस को नापने का पूरा तरीका बताया गया है। इसको जरा हमें बताएं। जी जी जी। दरअसल इसमें जैसे देखिए गिनती होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसी तरीके से ये भी एक स्केल है। एक स्केल है और एक साहब थे मोह, उन्होंने ये स्केल दी हुई है, इसलिए हम इसको मोज स्केल ऑफ हार्डनेस रखते हैं। तो हर जियोलॉजिस्ट के लिए ये एक पहाड़ी की तरह है। हर एक कोई भी विद्यार्थी आता है, अगर उसको मोज स्केल ऑफ हार्डनेस नहीं पता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि इसको कुछ नहीं आता है। जैसे किसी को अगर 2 का पहाड़ा नहीं आता है तो उसको मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता। तो ये इसमें 10 मिनरल होते हैं और उनकी अलग अलग हार्डनेस है। इसमें जो सबसे सॉफ्ट होता है वो टैल्क होता है, जिससे आप टैल्कम पाउडर बनाते हैं। और सबसे हार्ड जो है वो डायमंड होता है, हीरा होता है, जिसको के जो हर चीज को काट सकता है। और फिर इनका नंबर है, जैसे टाल का नंबर 1 है, जिप्सम का नंबर 2 है, कैल्साइट का 3 है, फ्लोराइड का 4 है, एपेटाइट का 5 है, ऑर्थोक्लेस का 6 है, क्वार्ट्ज का 7 है, टोपैज का 8 है, कोरंडम का 9 है और डायमंड का 10 है। तो इसका मतलब जैसे इसका 2 है और इसका 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इससे दुगना हार्ड है, ये लीनियर स्केल नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये जरूर है कि जिप्सम ज्यादा हार्ड है और टाल जो है उससे सॉफ्ट है। तो अगर हम जिप्सम से इसको खुरचेंगे तो ये खुरच जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप टाल से जिप्सम को खुरचेंगे तो जिप्सम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से हम पता लगाते हैं कि किसी भी मिनरल की हार्डनेस कितनी है। जैसे मान लीजिए हमने एक मिनरल अभी आपको दिखाऊंगा मैं, गार्नेट है। गार्नेट की हमको हार्डनेस पता करनी है, तो वो इनमें से किसी से नहीं खुरचेगा, क्योंकि उसकी हार्डनेस लगभग 8 की होती है। तो वो या तो टोपैज से खुरचेगा, क्वार्ट्ज से नहीं खुरचेगा, टोपैज से खुरचेगा, क्योंकि टोपैज की 7 हार्डनेस है, क्वार्ट्ज की 7 है और टोपैज की 8 है और गार्नेट की 7.5 होती है। तो ये प्रॉपर्टी है, इससे हम पता लगाते हैं कि ये गार्नेट मिनरल है या कोई भी अज्ञात मिनरल कौन सा मिनरल है। हार्डनेस भी उसकी एक प्रॉपर्टी है, कितना हार्ड। हाँ, तो इससे हम खुरचते हैं, अगर उसमें खरोच पड़ गई तब तो फिर वो उससे सॉफ्ट है, अदरवाइज जो है कुछ और। इसका नाम एमेथिस्ट है। और कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं, ये जो इसमें आपको ये दिखाई दे रहे हैं पर्पल कलर का और व्हाइट कलर का, ये सारे के सारे एमेथिस्ट हैं। इसका कंपोजिशन सिलिकॉन ऑक्साइड है, SiO2 इसका कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन। और ये जो ग्रो करते हैं इस प्रकार के खूबसूरत क्रिस्टल्स, ये अधिकतर कैविटीज में ग्रो करते हैं। जैसे हम पहाड़ देखते हैं, पहाड़ के अंदर पत्थर है तो छोटे छोटे उसमें कैविटीज बनी रहती है, छोटे छोटे वैक्यूम बने रहते हैं, छोटी छोटी कैविटीज बनी रहती हैं। तो उन कैविटीज में क्या होता है, बहुत सारी जगह मिल जाती है और जियोलॉजिकल फ्लूइड जो है उसके अंदर फ्लो करता है। तो वो धीरे धीरे ठंडा होता है और अपने कंपोजिशन के हिसाब से डिफरेंट मिनरल्स को क्रिस्टलाइज करता है। अगर बहुत समय मिल रहा है उसको क्रिस्टलाइज करने के लिए और उसके अंदर कुछ गैसेस हैं,
तब ऐसे फ्लूइड बहुत खूबसूरत और बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल बनाते हैं। तो ये एक कैविटी नहीं होगी जिसमें इस तरफ से इस तरफ से इस तरफ से कैविटी को भरने के लिए एक क्रिस्टल इधर ग्रो कर रहा है, ये क्रिस्टल इधर ग्रो कर रहा है, ये इधर ग्रो कर रहा है, फिर फ्लूइड खत्म हो गया तो बाकी कैविटी जो है वो खाली रह गई। इस मिनरल का नाम एमेथिस्ट है और ये सेमी प्रेशियस स्टोन है। ग्रीक्स ऐसा बिलीव करते थे कि अगर इसके बने हुए प्याले में शराब पी जाए तो उसको नशा नहीं होता है शराब का, और इसीलिए इसका नाम एमेथिस्ट बना। ये ग्रीक शब्द से आया है और उस शब्द का मतलब ही है कि नशा नहीं हो जैसा ऐसा पात्र। तो ये इसमें कई रंग के हैं, व्हाइट है एक बहुत खूबसूरत, और अंदर एक रखा हुआ है इसके अंदर, वो एक आइसक्रीम कोन की तरह लगता है। ये हमने ब्राजील से खरीदा है। ब्राजील में इस प्रकार, और ये बहुत महंगा होता था, लेकिन दरअसल क्या हुआ कि ब्राजील में बहुत सारे पाए जाने लगे, तब से इसकी कीमत थोड़ी कम हो गई। तो हमने भी ब्राजील से खरीदा है। ये एक बड़ी सी कैविटी रही होगी जिसको 2 पार्ट में काटा गया है सॉ से, और काटने के बाद ये वाला हिस्सा पॉलिश किया गया है, इसीलिए ये इतना चमक रहा है। एक हिस्सा यहाँ पर, एक हिस्सा ब्राजील में है। सर यहाँ छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, लेकिन चूंकि इस म्यूजियम में है तो छोटे होने के बावजूद भी इतना तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो कौन कौन से पत्थर हैं और उनकी क्या विशेषता है, जरा हमें बताइए। मैं आपको इसमें से कुछ चुनिंदा पत्थर के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं सबसे पहले अपना ये उठाता हूँ, ठीक है। देखिए ये एक लाइमस्टोन का सैंपल है। लाइमस्टोन चूना पत्थर होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है उसके अंदर, और ये माउंट एवरेस्ट के शिखर से लाया गया है। हमारे एक मित्र हैं, आर्मी में हैं, अंकुर रावत, वो माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था उन्होंने, तो हमारे लिए वो एक छोटा सा पत्थर वहाँ से लेके आए और उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया है। जब आप पहाड़ से नीचे उतरते हैं, माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ से, तो आप बहुत भार नहीं ला सकते हैं। इसी कारण से वो बहुत छोटा सैंपल लाए हैं, इसीलिए इसका आकार छोटा है, परंतु इसका महत्व बहुत है, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ के शीर्ष से लिया गया पत्थर है। ये उल्का पिंड है, और ये उल्का पिंड अर्जेंटीना पे गिरा था, और वहाँ से हमने इसको किसी के थ्रू खरीदा हुआ है। तो इसको हम तरह तरह के उल्का पिंड होते हैं, जैसे स्टोनी मीटियोराइट होता है, उल्का पिंड को अंग्रेजी में मीटियोराइट कहते हैं, और या आयरन मीटियोराइट होता है, ये आयरन मीटियोराइट। ये मीटियोराइट की विशेषता ये होती है कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ये पृथ्वी पर नहीं है, ये स्पेस में है, और इनमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, और पृथ्वी इन्हीं का एक टुकड़ा है। चूंकि इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए अगर हम इसकी आयु का पता कर लेते हैं तो हमें यह पता चल जाएगा कि पृथ्वी कितनी पुरानी है। क्योंकि पृथ्वी में तो बहुत सारे परिवर्तन तब से लेकर आज तक आ गए हैं, तो इसकी आयु से ही पृथ्वी की आयु का पता चलता है, और उसी से पता किया गया है कि पृथ्वी की आयु 4.5 बिलियन ईयर्स है। ये एक नेवले की तरह का एक जानवर होता है, उसके दांत हैं, उसके बहुत छोटे छोटे दांत हैं, ठीक है। और ये चंडीगढ़ के पास पत्थरों में पाया गया है ये नेवला, और इससे इसकी आयु का पता चलता है। देखिए दांत भी बहुत डेफिनेट इंडिकेटर होते हैं किसी जानवर के कि कैसी कितनी आयु उसकी थी, क्योंकि दांतों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे दांतों में परिवर्तन होता रहता है। तो इसकी आयु मेरे जहाँ तक मेरा अनुमान है लगभग 50 मिलियन ईयर्स रही होगी। और ये तो आपने देखा जिसमें कई दांत थे, ये देखिए शार्क का एक दांत है, ये मोरक्को से हमने मंगवाया गया है। ये शार्क का एक दांत इस प्रकार का होता है, तो बहुत सारे दांतों से जब वो हमला करती होगी तो कितना घातक होता होगा, ये इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। सर ये कौन सी मशीन है? ये भूकंप मापी यंत्र है, और इससे ये पता लगता है कि कहाँ पर कितनी तीव्रता का भूकंप आया। तो पृथ्वी में कोई भी वाइब्रेशन होता है, जब भी पृथ्वी हिलती है, और हर समय पृथ्वी में वाइब्रेशन होते रहते हैं। ये अलग बात है कि हम उनको महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत बड़े नहीं होते हैं। जब वो एक लिमिट से आगे निकल जाते हैं तब हमारा शरीर उनको महसूस करता है। तो ये जैसे जैसे वाइब्रेशन आते हैं वैसे वैसे ये नीडल इसके ऊपर सिग्नल बनाती चली जाती है। तो जब कभी भी कोई भूकंप आता है तो इसमें एक बड़ा
वाइब्रेशन बन जाता है। ये आप यूँ समझिए जैसे ECG मशीन होती है, ये बिल्कुल वैसे ही होती है। तो ये भूकंप मापी यंत्र अलग अलग जगहों पर सेस्मोलॉजिस्ट लगाते हैं और उससे ये पता करते हैं कि कितनी तीव्रता का भूकंप कहाँ पर आया और इसका फोकस कहाँ पर था, कहाँ पर इसका एपिसेंटर था। तो इसको ही पढ़ करके वो सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और इस प्रकार के बहुत सारे हमारे देश में हिमालय में या अन्य क्षेत्रों में जहाँ भूकंप आते हैं वहाँ पर लगे हुए हैं। ये वाला भूकंप मापी यंत्र हमको वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी ने दान में दिया हुआ है। सर ये कितना सेंसिटिव होता है? पैर पटकने से भी आगे आप थोड़ा सा अगर यहाँ पर जंप करेंगे तो भी उसका निशान यहाँ पर आ जाएगा। आप और ये चलता रहता है। मैं करता हूँ, आप देखिए। ये देखिए, सर ये छोटे छोटे टुकड़े नजर आ रहे हैं मुझे पत्थरों के। जी, जी। और इस पे लिखा हुआ है रॉक वॉल। जी, जी, जी। ये क्या है, किसने बनाया है और इसका पर्पस क्या है? देखिए ऐसा है कि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता दूं। हमारे यहाँ एक सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जहाँ पर पत्थरों की स्ट्रेंथ टेस्ट होती है। और जब वो स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो पत्थरों के बड़े बड़े क्यूब बनाते हैं। तो ऐसे करीब 60 से ज़्यादा 62 टू बी प्रिसाइज क्यूब अलग अलग पत्थरों के हमारे यहाँ पड़े हुए थे कहीं पे। तो मैं उनको उस डंप से लेकर आया और मैंने उनको कटवाया और उनका एक हिस्सा मैंने म्यूजियम में रखा है और उन्हीं का मैंने थिन सेक्शन बनाया जिसको माइक्रोस्कोप में स्टडी करी जा सकती है। और जो हिस्सा बच गया वो मैंने यहाँ पर एक शैल पट बनवा दिया या रॉक वॉल बनवा दी जिसमें मैंने उन नमूनों को जड़ दिया है। ये 62 विभिन्न प्रकार के पत्थर हैं और हर पत्थर पर मैंने अपने हाथ से नंबर लिखा हुआ है। जैसे इस पर 27 नंबर लिखा है, यहाँ 47 लिखा है, यहाँ 46 लिखा हुआ है। और कौन सा पत्थर क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी कुंजी यहाँ दी हुई है। तो ये 1 से लेकर के 62 तक की कुंजी दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल 62वां पत्थर जो है जिस पे 62 नंबर पड़ा है वो बेसाल्ट है। और पहला पत्थर जो है जिस पे 1 नंबर पड़ा हुआ है वो फॉस्फोरिफरस लाइमस्टोन है। तो इसका पर्पस ये है, 2 पर्पस हैं इसके। एक तो ये कि रात में इसमें ये लाइट, फोकस लाइट है जिससे ये चमकता है। तो आप जब सड़क से गुजरेंगे और इसकी तरफ देखेंगे, रॉक वॉल आपको दिखेगा तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये अर्थ साइंस का डिपार्टमेंट है या यहाँ पे लोग पत्थरों की स्टडी करते हैं। तो एक तरीके से हमारे डिपार्टमेंट की पहचान है जो बाहर से दिखाई देती है। दूसरा पर्पस ये है कि जाड़े में धूप में बच्चे यहाँ अक्सर खड़े होते हैं। तो जब वो खड़े हों और आपस में बात करें तो कभी कभी ये भी एक दूसरे से पूछें कि भाई ये पत्थर कौन सा है, तुम बताओ। और अगर वो ना बता पाए या उसको कोई संदेह हो तो वो कुंजी से चेक कर सकता है कि इस पत्थर का नाम क्या है। तो एक खेल खेल में बच्चों को थोड़ी सी शिक्षा देने का और अपने डिपार्टमेंट के प्रति लोगों को आकर्षित करने का एक छोटा सा प्रयास है। इसका नाम मैंने अंग्रेजी में रॉक वॉल और हिंदी में शैल पट दिया हुआ है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि वॉल का ट्रांसलेशन तो भृत होता है, हिंदी में पट नहीं होता है। लेकिन ये इतना बड़ा नहीं है, ये एक प्रकार का बोर्ड ही है कि इसको दीवार कहा जाए, इसलिए मैंने इसका शैल पट नाम रखा हुआ है। मुझे यह पता करना है कि वो कौन सा पत्थर है जो रंग बदलता है। पर ये हम जानेंगे कार्यक्रम के अंतिम भाग में। कहते हैं जिंदगी चलने का नाम है और इसे समझने के लिए चलना पड़ता है। मेरे साथ समझिए जिंदगी को, जिंदगी की खूबसूरती को और उन पहलुओं को भी जो सामने नहीं आते, या यूं कह लीजिए कि सामने आने नहीं दिए जाते। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।